हेलो बच्चों। क्या हाल चाल। चले बेटा। तो बच्चों आज से ठीक पहले वाले, आज हालांकि लाइव ऑडियंस की संख्या कम है लेकिन कोई बात नहीं, हम अवेयर ये करना चाहते हैं बेटा, कुल मिलाकर के आप लोगों को कुल मिलाकर अवेयर ये करना चाहते हैं बेटा कि बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जो लिंक हम अभी तक टेलीग्राम चैनल पर या किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर शेयर कर दिया करते थे, आवाज आ रही है बेटा? पहले तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, थंब दिखाओ बेटा जरा फटाफट। जो भी लोग लाइव है फटाफट ऑडियो वीडियो दिखाओ जरा, थंब दिखाओ फटाफट। डन। चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरुआत करते हैं। फ्राइडे वाले लास्ट सेशन पर बीच में सैटरडे संडे 2 दिन का रेस्ट था। फ्राइडे वाले लास्ट सेशन पर बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। इन सब बातों का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। इनफैक्ट हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की भी बातचीत करी थी, राइट। आज के टर्न पर बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो भी न्यूक्लियाई, हालांकि हम एटम भी बोल सकते हैं क्योंकि एटम के सेंट्रल हिस्से का नाम ही न्यूक्लियाई। स्टेबिलिटी, नाभिक का स्थायित्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन। हर एक न्यूक्लियस के सदस्य के हिस्से में कितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है इस बात पर डिपेंड करती है। इसका हम लोगों ने बच्चों याद होगा कर्व खींचा था। कर्व किसके किसके बीच में खींचा था? कर्व खींचा था मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच। जो कर्व आया था वो कुछ ऐसा एवरेट सा कर्व आया था बच्चों। उसमें लोगों ने देखा था कि जो 30 तक के लोग हैं, जो 30 तक के न्यूक्लियाई हैं और 170 से आगे के न्यूक्लियाई हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी का लेवल गिरा हुआ है। और जो बीच के रीजन के न्यूक्लियाई हैं, बीच के रीजन के सदस्य हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी का स्टेटस बहुत अच्छा है। सो होगा क्या कि 30 से कम वाले और 170 से ज्यादा वाले, 30 से और 170 से ज्यादा वाले दोनों ही मिडविल रीजन अर्थात बीच के रीजन में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के सदस्यों की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन सबसे अच्छी है, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मिलता है, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एलिमेंट पूरी तरीके से फ्यूज या फिजन नहीं करना चाहता, टूटना फूटना नहीं चाहता। वो चाहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को थोड़ा सा बैलेंस करके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को थोड़ा सा बैलेंस करके, फोर्सेस को बैलेंस करके, फंडामेंटल पार्टिकल्स रिलीज करके न्यूक्लियस को स्टेबल बनाया जाए। इसके लिए एक अलग से कर्व हम लोग देखेंगे, और वो कर्व है, कर्व हमेशा, ग्राफ हमेशा 2 एक्सेस के बीच बनता है। इनमें से हमारा एक एक्सेस है जो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि एक एक्सेस पर प्रोटॉन या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ले लिया, दूसरे पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लिया। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट है, मतलब अगर ये देखा गया कि 20 तक के सदस्य, मतलब अगर बात करूं किसकी, 10Ne20 की, 10Ne20, समझ पा रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं बेटा? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो नियान तक के सदस्यों में इनका जो एटॉमिक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज 10Ne20। इसका मतलब इसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स है, और इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। मैं नियॉन की बात कर रहा हूँ, नियॉन के पास 10 प्रोटॉन है और ऊपर जो 20 लिखा है उसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, राइट। अब इस बात को ऐसे समझिए कि 20 तक की बेल्ट में तो सब कुछ ठीक चलता है, ऐसे 20 तक की बेल्ट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का रेशियो बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल महसूस करता है। फिर आइडियली रेशियो अगर ऐसा ही मेंटेन रहता तो ब्रह्मांड के सभी नाभिक स्थायी होते। बट होता क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी किसी में बढ़ते, मतलब जैसे जैसे हम 20 की रेंज के आगे जाएंगे, जैसे जैसे हम 20 की, राइट, बिल्कुल सही बेटा। डेटा कहता है कि अगर हम 20 मतलब
प्रोटॉन संख्या या एटॉमिक नंबर 20 के आगे। अब एटॉमिक नंबर 20 का मतलब हो गया बेटा फिर ये नियॉन तक सीमित नहीं है, फिर ये चला गया आपका कैल्शियम तक। 20 कैल्शियम है ना, ये 20 तक चला गया भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम 20 तक चला जाएगा। सो 20 Ca40, 20 Ca40 की अगर बात करें तो 20 Ca40 वाले के इसमें वक्त ये देखा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 20 है, जबकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समय, तो अगर प्रोटॉन 20 है तो न्यूट्रॉन भी 20 होंगे। तो 20-20 के खेल तक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बैलेंस रहता। एक्सपेक्टेडली अगर ऐसे ही बैलेंस रहता तो आगे के न्यूक्लियस भी स्टेबल होते। बट होता क्या है कि 20 तक के खेल में तो ठीक है, बट 20 के खेल के आगे, 20 के खेल के आगे जब हम बढ़ेंगे, 20 के आगे बढ़ेंगे तो फिर जो एटम्स हैं उनका बेल्ट इधर खिसकने लगता है, वो इधर खिसकने लगते हैं। मीनिंग क्या हो गया, अगर वो सीधी लाइन पर चलते तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंस चलते, बट अगर बेल्ट ऊपर खिसक गई, इस बात का मतलब है कि इस अपर रीजन में, इस अपर रीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए। प्रैक्टिकली ये पाया गया कि न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.55 या इससे कम है, आई रिपीट, किसी भी नाभिक में दो मुख्य सदस्य न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यदि संतुलित अनुपात में है तो उनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इतना सफिशिएंट स्ट्रांग होता है कि न्यूक्लियस को अच्छे से टाइटली बांध करके रखे। हम इस बात की थोड़ी सी व्याख्या आपको ऐसे भी दे सकते हैं बेटा, थोड़ा सा बीच टॉपिक में से इसको छिड़ रहे हैं कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये कोई एटम है और ये इसका इनर मोस्ट पार्ट न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सदस्यों में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर रहने वाले सदस्यों के बीच न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ये इररिस्पेक्टिव टू द चार्ज है, मतलब इसका चार्ज से कोई संबंध नहीं है। और न्यूक्लियर फोर्स की सबसे खास बात है वो न्यूक्लियस के सभी मेंबर्स के बीच में इक्वली काम करता है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध के रखेगा, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखेगा, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखेगा, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखेगा। तो सबको आपस में कंबाइन कर पाना तभी पॉसिबल है जब सदस्यों की संख्या लिमिटेड हो, एक निश्चित संख्या तक हो। ये देखा गया कि 20-20 तक के जो सदस्य हैं, कहां तक के बेटा, कैल्शियम तक वाले 20-20 एटॉमिक नंबर तक के सदस्य हैं, उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तरीके से बैलेंस है। मतलब जैसे जैसे एक एक करके नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है वैसे एक एक करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। तभी 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 40 न्यूक्लियॉन्स, राइट। जब ये बेल्ट और आगे अगर इसी लाइन पर पैटर्न पर चलता जाता तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो 1:1 मेंटेन रहता। हो ये भी सकता है कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई तो ध्यान से देखो जो हमारा लाइन है वो न्यूट्रॉन की तरफ धीरे से शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग कुछ इस कदर हुई कि न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.55 या इससे कम है, न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन का रेशियो अगर 1.55 या इससे कम है तो n/p का रेशियो बैलेंस होने की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है, न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। जैसे n/p का रेशियो 1.55 से एक्सीड करेगा, 1.55 से एक्सेस करेगा, तुरंत ऐसी परिस्थिति पर नोटिस कीजिएगा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो 1.55 से जैसे एक्सीड करेगा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो ये अंदर बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए अंदर से कुछ पार्टिकल्स का रेडिएशन करेगा। ये पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ये पार्टिकल बीटा पार्टिकल हो सकता है, या पार्टिकल गामा पार्टिकल हो सकता है। न्यूक्लियस के अनस्टेबल होकर के अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल को इमिट करना, ऐसी एक्टिविटी को हम रेडियो एक्टिविटी की संज्ञा देते हैं। तो यहां से न्यूक्लियस के खेल को समाप्ति मिलती है और रेडियो एक्टिविटी की स्टार्टिंग होती है बच्चों। तो एक लाइन आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैं इसको रख कर रहा हूं बेटा। इन सब बातों की अगली साफ साफ पन्ने पे चलते हैं, एक बार अच्छे से समराइज करके लिख दें सारी बातें। पिछले 5 मिनट में मैंने सब कुछ रिकॉल कराने की कोशिश की, अब देखिएगा जरा समराइज करके लिख रहे हैं बेटा। समराइज करके ऐसे लिखेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के 2 आधार, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के 2 आधार। अगर एनर्जी बेसिस पर आधार देखोगे, अगर एनर्जी बेसिस पर आधार देखोगे, एनर्जी के बेसिस पर अगर आधार देखोगे तो यह आपका मास नंबर एक्सेस, यह आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक्सेस, और इसमें
जो कर्व खींचा गया है, मैं एक रैंडम कर्व खींच रहा हूं, उसमें 30 से पहले वाले और 170 के बाद वाले ये न्यूक्लियस इधर शिफ्ट होंगे, ये न्यूक्लियस इधर शिफ्ट होंगे। कुल मिलाकर क्या होगा कि बीच के सदस्यों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अच्छी खासी राइज कर जाएगी। नाभिक स्थायी होगा, नहीं होगा तो नाभिक टूट के स्थायी होगा, जुड़ के। इधर वाले सदस्य इधर जाने के लिए फ्यूजन करते हैं, आपको याद होगा, और इधर वाले हैवी मास के सदस्य इधर आने के लिए फिजन करते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक और आधार है फोर्स। जैसे एक एनर्जी का आधार है, वैसे फोर्स का आधार है। फोर्स बेसिस पर अगर एक्सप्लेन किया जाए, ये समझाने का तरीका है बेटा। तो अगर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन के बीच में कर्व खींचा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर न्यूट्रॉन, इसमें 20-20 तक तो मामला एकदम ओके चलता है। 20-20 तक ये रेशियो बैलेंस रहता है। जब तक न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बैलेंस रहेगा तब तक न्यूक्लियस के अस्तित्व, न्यूक्लियस के स्थायित्व पर कोई शक मत कीजिएगा। बट जैसे ही रेशियो बढ़ाएगा, जैसे ही जो कह सकते हो बेल्ट का हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी NH2P में n का नंबर बढ़ेगा तो ग्राफ अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। भाई P का नंबर बढ़ता नीचे गिर जाता, n बढ़ेगा ऊपर गिरेगा। तो जब n/P का जो रेशियो है जैसे 1.55 तक रहेगा तब तक तो मामला ठीक है, और जैसे इस नंबर से एक्सीड करेगा, जैसे इस नंबर से एक्सीड करेगा तुरंत हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस पागलों की तरह व्यवहार करेगा। ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स हैं, वो इस रेशियो के बढ़ने के बाद सदस्य इतने ठस भर गए कि घर में जगह नहीं, मजबूरन कुछ सदस्यों को निकालना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारा न्यूक्लियस 3 तरह के इमिशंस कर सकता है। कौन कौन से इमिशन? अल्फा पार्टिकल इमिशन, बीटा पार्टिकल इमिशन और गामा पार्टिकल। अब बारी बारी से और कैटेगराइज करके बता दे बेटा कि इन 3 सदस्यों के इमिशन में क्या क्या रिलीज होता है, वो भी दिखा देते हैं। जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, गामा पार्टिकल रिलीज होगा, तो अल्फा पार्टिकल के रिलीज होने में याद रखिएगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों प्रभावित होते हैं। हम हेल्प कर रहे हैं। बीटा पार्टिकल के रिलीज होने पर केवल एटॉमिक नंबर प्रभावित होता है, और गामा पार्टिकल के रिलीज होने पर केवल एनर्जी लेवल पर इफेक्ट आता है। आप कह सकते हो hν के फॉर्म में फोटॉन्स निकलते हैं, ना मास पर इफेक्ट आता है ना एटॉमिक नंबर, फोटॉन्स पर इफेक्ट आता है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, समझ लीजिए, राइट। अब एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करें, अगर अल्फा बीटा गामा को सेपरेट एक्सप्लेन करें तो एक नई टेबल के फॉर्म पढ़ते हैं। इतना देख लीजिए बहुत ध्यान से कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मैंने एनर्जी बेसिस पर पिछले टर्म पर समझाया था, आज हम लोग इसे फोर्स बेसिस पर समझ रहे हैं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशियो इम्बैलेंस है, नाभिक बार बार टूटना पसंद नहीं कर रहा, वो कह रहा अंदर के जो एक्स्ट्रा सदस्य हैं हम उसे निकाल करके भी न्यूक्लियस के अंदर एक एडजस्टमेंट बना सकते हैं। जो अंदर उत्पाती सदस्य हैं जिनकी संख्या बढ़ गई है, जो संख्या बैलेंस नहीं हो रही है, हम उसे बाहर निकाल कर भी सुकून से रह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में 3 प्रकार के पार्टिकल्स का मिशन करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अल्फा बीटा गामा को अगर कैटेगराइज करके लिखा जाए, सो अल्फा पार्टिकल एमिशन, अल्फा पार्टिकल एमिशन, आगे बोलो बेटा बीटा पार्टिकल एमिशन, दूसरा एमिशन है बीटा पार्टिकल एमिशन, और तीसरा एमिशन है गामा पार्टिकल एमिशन। कौन सा बेटा? गामा पार्टिकल एमिशन, अल्फा बीटा गामा। आइए कैटेगराइज करें, दिखाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अल्फा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन और गामा पार्टिकल एमिशन में बारी बारी समझिएगा। हम लिखते जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। पहली बात, अल्फा पार्टिकल का मतलब आप जानते हैं बहुत ध्यान से, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम, इसके एमिशन में अगर कोई एलिमेंट ZXA है, समझते चलिएगा, ZXA का मतलब X उसका सिंबल है, Z एटॉमिक नंबर है, A मास नंबर है। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, मास नंबर में 4 की कमी आएगी, और एलिमेंट चेंज हो जाएगा, तो X की जगह Y। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फिर समझिए। अल्फा पार्टिकल के एमिशन में एटॉमिक नंबर में यानी कि नीचे 2 की कमी आएगी, मास नंबर में 4 की कमी आएगी, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, X से Y बन जाएगा, Z बन जाएगा, हुसुअर। बीटा पार्टिकल के एमिशन में क्या होता है, यही एलिमेंट अगर बीटा पार्टिकल एमिशन हो,
अगर किसी एलिमेंट में बीटा पार्टिकल का एमिशन हो जाए, इसका बेटा, और फोटोन का रिलीज होना ना एटॉमिक नंबर को प्रभावित करता है ना मास नंबर को। मतलब मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि सपोज करो किसी एक्स जेड ए वाले से अगर एक गामा फोटोन रिलीज करा जाए तो नीचे वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुल मिलाकर जो जैसा है वैसा रहेगा। आइए देखिए जरा, इतनी बात ठीक है, और दिखाते हैं। अब सब चर्चा ही कर लेते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है, मैं लिख दे रहा हूं He, हीलियम का न्यूक्लियस है। क्यों न्यूक्लियस कहा? हीलियम होता है 2He4, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचेगा He4। ये देखिए, इसका मास के बारे में बात करें, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज डबल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल इज सेम एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसा है, तो बीटा पार्टिकल इज सेम एज इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के जैसा और मास भी इलेक्ट्रॉन के जैसा। गामा पार्टिकल चार्जलेस, मासलेस, नो चार्ज, मासलेस, नो मास, राइट? इतनी बातें ठीक है, और दिखाते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, तीनों रेडिएशन, चूंकि पार्टिकल रेडिएशन है, अब इन तीनों में जो सबसे बढ़िया रफ्तार होगी वो मेंटेन कर पाएगा जो सबसे हल्का है, दैट मींस गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल की जो रफ्तार है, मैं लिखता जा रहा हूं एक एक करके कैरेक्टर्स, ये रिएक्शंस थी, हम इसको हाईलाइट कर दें कि इस कॉलम में क्या लिख रहे हैं। ये रिएक्शंस हैं, एक तरीके से हुआ क्या क्या, ये उसका इंट्रो है, और ये जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो स्पीड के बारे में, चौथी आयोनाइजेशन के मामले में। एक सवाल बन सकता है यहां से, इसलिए इत्मीनान से पढ़ें, स्पीड के बारे में, राइट? स्पीड के मामले में क्या पढ़ेंगे, बहुत ध्यान समझिए। स्पीड के मामले में इतना समझ लीजिए, कंफर्म मान के चलिए कि जो गामा पार्टिकल है सबसे हल्का है, तो स्पीड के मामले में 1 नंबर जाए। इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, सी बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, थोड़ा सा कमजोर, और ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम, ठीक ठाक कम। मतलब अगर ये जाएगा, अगर वो 3 × 10⁸ है तो जाएगा 3 × 10⁷ या 3 × 10⁶, 100 गुने तक का फर्क आ जाता है वहां से। अब चूंकि हैवी है, जब हैवी पार्टिकल किसी से टकराएगा तो टकराने के साथ, अब देखिए हम 2 कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, एक आयोनाइजेशन, दूसरा पेनिट्रेशन। हम बारी बारी से डिस्कस करें, तो पहले आपसे कह दे रहे हैं कि चलिए हम पहले बारी बारी से आयोनाइजेशन पढ़ लेते हैं। जैसे डेमो देखिए, अगर कोई हैवी पार्टिकल टकराएगा तो टकराने में चांसेस क्या है कि अगर मास ज्यादा है तो टकराने के बाद पेनिट्रेशन कम होगा, टक्कर के बाद सामने वाले को चूर चूर कर देगा। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक लेड की, एक कांच की ग्लास में अगर फायरिंग करी जाए, बुलेट मारी जाए, तो बुलेट सर से छेद करती हुई निकल जाएगी। बट अगर उसी कांच की प्लेट पर अगर पत्थर मार दिया जाए, भले कितनी रफ्तार से मारो, तो पत्थर बल्कि साइज का है, मास ज्यादा है, तो कांच की जो ग्लास की शीट है वो चिटक जाएगी, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फर्क क्या दोनों केस में, जब बुलेट छोटे साइज की है, रफ्तार भी अच्छी है, उसका पेनिट्रेशन पावर अच्छा, चट से पार कर जाएगी। बट अगर उसी जगह ग्लास शीट पर पत्थर मार दिया तो पत्थर का मास ज्यादा है, वो जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये संभावना है कि ग्लास फोड़ने के साथ पत्थर भी वहीं गिर जाए, अगर गिरेगा भी तो कम रेंज पर गिरेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर बात की जाए अलग अलग कैरेक्टर्स की, तो कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल मास के मामले में सबसे हैवी, तो अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा, मैं लिख रहा हूं मास ज्यादा, तो जाएगा टकरा के चूर चूर कर देगा, पेनिट्रेशन मास ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर कम, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा।
और जो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा वो सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, मौका मिलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकाल के फेंक दे, छितरा देगा। सो ब्लड आयनाइज अच्छे से कर सकता है। रिपीट करता हूं, अल्फा मास के मामले में हैवी है, टकराएगा, बहुत अच्छे से टक्कर करके पार नहीं कर पाएगा। क्या कह सकते हो कि कम मास वाला सट से गुजर जाएगा, उसे इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो आयनाइज नहीं कर पाएगा। बट ज्यादा मास वाला टकराएगा, गिरेगा, उसे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब करने का मौका मिलेगा, तो आयनाइजेशन पावर इसकी सबसे अच्छी होगी। तो मास ज्यादा, पेनिट्रेशन कम, तो आयनाइजेशन सबसे अच्छा, क्योंकि इंटरेक्ट करने का मौका मिला। लास्ट वाले पे आ जाओ। गामा पार्टिकल का मास सबसे कम है, मासलेस है, मास सबसे कम, तो सट से गुजर जाएगा, स्पीड सबसे अच्छी, पेनिट्रेशन शानदार। और पेनिट्रेशन भले ही शानदार हो, अब जो पेनिट्रेट कर जाएगा उसे इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला, और जब इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला तो आयनाइज नहीं कर पाएगा। आयनाइजेशन की जो पावर है पुअर होगी। कैरेक्टर मिला लीजिए पहले वाले आखिरी वाले। नेमरिंग नंबरिंग करने जा रहे हैं, मतलब पेनिट्रेशन के मामले में अगर ये थर्ड नंबर पर जाएगा तो पेनिट्रेशन के मामले में प्रथम स्थान 1 नंबर पर जाएगा। आयनाइज करने में सबसे तेज है, टाइम मिल रहा है इसको, ये फर्स्ट स्थान पर जाएगा। आयनाइज करने पर ये प्रथम स्थान पर जाएगा, तो आयनाइज करने के नाम पर तृतीय स्थान पर जाएगा। देख लो बहुत ध्यान से, देख लीजिए, समझ लीजिए। इतने कैरेक्टर देख लो बेटा। अच्छा, फिर आप कहोगे सर ये कॉलम छोड़ क्यों दिया? अरे भाई, सब सिंपल सी बात, टॉप वाले की बात हो गई, बॉटम वाले की बात होगी, तो सब बीच में तो आएगा, ये बीच में आ जाएगा। राइट, देख लो भाई बच्चों, गड़बड़ ना करना, बहुत ध्यान से समझ लो, सीख लो, इत्मीनान से विचार कर लो। राइट, पक्का? आगे बढ़े तो एक बार जरा सा हम क्रॉस क्वेश्चन करें, आंसर करोगे? मन में आंसर करना कि न्यूक्लियस के अंदर जब बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी तो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल, न्यूक्लियस का जो इंटरनल सिस्टम है, वो करेगा क्या कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बैलेंस करने के लिए वो 3 प्रकार के इमिशन कर सकता है, अल्फा, बीटा, गामा। सबसे तगड़ा इमिशन अल्फा, जिसमें एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, मास नंबर में 4 की कमी। दूसरा बीटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अभी दिखा देंगे किसमें क्या कन्वर्जन होता है। और सबसे आखिरी है बेटा आपका गामा इमिशन। गामा इमिशन में किसी प्रकार का कोई मास नंबर वगैरह में परिवर्तन नहीं होता। गामा में केवल एक परिवर्तन होता है कि जो एटम है वो जैसा है वैसा रहता है, बस खाली वो एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी सी न्यूट्रल स्टेट पर आ जाता है, और ऐसा करने के लिए उसे एनर्जी रिलीज करनी होती है, और वो एनर्जी गामा फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बताएं तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस का मतलब हो गया इसमें चार्ज के नाम पर 2 पॉजिटिव है, मास के नाम पर 4 पॉजिटिव है, मतलब 4 प्रोटॉन के बराबर मास है। बीटा पार्टिकल शुद्ध इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से निकला। गड़बड़ मत करना बच्चों, ये किसी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है ना, अभी डिस्कस करेंगे। और गामा पार्टिकल के मास और चार्ज की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा है। स्पीड की बात करें तो स्पीड के मामले में जो हल्का है वो शानदार, अब करेक्ट करना, जो हल्का है उसकी स्पीड शानदार, जिसकी स्पीड शानदार वो चट से गुजर जाएगा, पेनिट्रेशन अच्छा। जो हल्का है गामा वाला, देखो मासलेस चार्जेस है,
मास हल्का है तो पेनिट्रेशन सट से गुजर जाएगा, और पेनिट्रेशन सट से गुजर जाएगा तो इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो सामने वाले को आयनाइज नहीं कर पाएगा। मौका मिले उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंके तो आयनाइजेशन होगा। अच्छा, अल्फा इस मामले में तेज है। अल्फा कह रहा साहब कुछ प्रॉपर्टी उसके पास तो कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास भी। अल्फा कह रहा साहब हमारी रफ्तार बड़ी कमजोर है, लेकिन हम जिससे टकराएंगे उसके खुरपचे उड़ा देंगे, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गिरा देंगे। और इलेक्ट्रॉन गिराने का मतलब आयनाइज करना, तो इसका मास हैवी है, स्पीड कम है, पेनिट्रेट फट से करेगा, पेनिट्रेट सॉरी आयनाइज फट से करेगा, बट ये किसी को जल्दी से भेद नहीं पाएगा रफ्तार कम होने की वजह से। समझ पाए? कोई समस्या? अब बच्चों इसी के साथ इंट्रोडक्शन होता है रेडियोएक्टिविटी के लॉ का। इसे खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाता है बस इन पार्टिकल्स का जैसे इमिशन शुरू हुआ तो किसी बंद डब्बे से, अब मैं आपको दिखाता हूं धीरे-धीरे कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई बंद डब्बा है, एक बंद जार है ना, इसका हम समझिएगा पहले फिर इसका टाइटल बनाएंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई बंद डब्बा है, बंद जार है ना, बंद डब्बा है, बंद जार है, और इसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम गोले से इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इसको एटॉम जैसा महसूस कर सकें। ये न्यूक्लियस, ये फोटो कब का है? ये है फोटो t बराबर 0 का। इसमें न्यूक्लियस के नाम पर है कितना बेटा? n बराबर n नॉट। थोड़ी देर बाद का फोटो, थोड़ी देर बाद का फोटो। इसमें हमें थोड़े से लोग कम लगे। ये हमने फोटो बनाया t बराबर t सेकेंड्स का, t बराबर t सेकेंड्स का। इस न्यूक्लियस में से n नॉट में से, या ऐसा कहते हैं t बराबर t सेकेंड पर हमारे पास n बराबर n बचे। लॉजिक, t बराबर 0 शुरुआत है, पूरे न्यूक्लियस जिंदाबाद। t बराबर t सेकेंड डिके होते होते n बचे, कुछ यहां से बीच बीच से गायब है, ऐसे ही गायब होते हैं, रेंडमली गायब होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब पूछेंगे यहाँ के लोग कहाँ? तो हम कहते हैं कि ये मिसिंग इसलिए चूंकि डिके हो चुके हैं। डिके होने का मतलब ये नहीं मतलब गायब हो गए। डिके होने का मतलब ये अगर XX के लोग थे तो ये जो बचे अभी भी XX के बचे हैं, बस बाकी जो ये लोग हैं ये Y में कन्वर्ट हो गए, ये दूसरे लोग बन गए। ये वो न्यूक्लियस नहीं जो पहले हुआ करते थे। सही है? और लास्ट, ये फोटो t बराबर t का है और ये फोटो थोड़ी देर बाद का है, t बराबर t प्लस dt का है, थोड़े से समय बाद का। अब इस समय जो न्यूक्लियस बचे होंगे वो n बराबर n माइनस dn बचेगा। सर माइनस dn क्यों किया? भैया समय बढ़ने के साथ समय में जरा सा परिवर्तन आया, थोड़े न्यूक्लियस और कम हो गए, डीके चल रहा है, खर्च होते जा रहे हैं, खर्च होते जा रहे हैं। पेट्रोल टंकी के फ्यूल जैसा है ना, किचन में रखे चीनी के डब्बे में चीनी जैसा है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, वो अमाउंट कंज्यूम होता जा रहा, उत्ते का चाय बन गया, गाजर का हलवा बन गया, दूध की रबड़ी बन गई। राइट? अब सुनो, अब 3 फोटो कंसेक्यूटिव मिलाइए। दिस सब्सटेंस इज टोटली रेडियोएक्टिव। ये अपनी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए लगातार डीके करता जा रहा है। डीके में कोई मुझसे पूछे क्या क्या निकल रहा है, हम तो कहेंगे भैया कभी अल्फा निकल रहा है, कभी बीटा निकल रहा है, कभी गामा निकल रहा है, और ऐसा होने पर न्यूक्लियस दूसरे करके दूसरे लोगों में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो t बराबर 0 में शुरू हुई कहानी में n बराबर n नॉट था, धीरे धीरे समय चेंज हुआ, t बराबर t समय पर n बराबर n बचा, और धीरे धीरे समय और बदला, समय बढ़ने के साथ साथ टाइम t प्लस dt हो गया, तो न्यूक्लियस का नंबर n माइनस dn किया। अब यहां से आता क्या है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। पढ़िए क्या लिखा है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके का नियम। बहुत ध्यान सुनना, बहुत प्यारा है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, अब समझना, किसी जगह पर, किसी एक बहुत बड़े से हॉल में, किसी चैम्बर में, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगले पन्ने पर जाएंगे। मान लीजिए ये कोई छत का ऊपरी हिस्सा है, ये पोर्च बना हुआ है, और ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है ना, सिचुएशन समझिएगा। और इस ग्राउंड में ये सब लोग खड़े हैं, ऐसे तमाम सारे खूब सारे मेंबर्स, सो मेनी मेंबर्स आर स्टैंडिंग हियर ऑन द ग्राउंड, सो मच क्राउड इज देयर ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए बहुत सारा क्राउड है, राइट? ये सब लोग ग्राउंड पर खड़े।
ये देखिए बहुत सारे लोग खड़े। अब यहां पर मान लीजिए कोई बहुत जेंटल सा पर्सनालिटी और इसके पास मान लीजिए ऐसा बकेट है और इस बकेट में बहुत सुंदर सुंदर से फूल है, राइट। अब बहुत सारे फूल है, सो मेनी फूल्स आर देयर, ऐसे करके भरे हुए। अब इसने क्या किया, समझना बहुत ध्यान से। इसने कहा कि एक नियम है, इस प्रतियोगिता का एक नियम है। एक प्रतियोगिता चल रही जहां ऊपर एक सुंदर सी कन्या है, तो उसके हाथ में फूल आएगा और फूल फेंक के मारेगी। और ग्राउंड पर जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी सदस्य खड़े हैं, उनमें से जिसको फूल मिलेगा वो निकल के बाहर चला जाए। जिसको फूल मिला मतलब उसका मान लीजिए कुछ प्लस पॉइंट कंफर्म हो गया कि चलो भाई इसके साथ अभी तो हो ही जाएगा, उसको 10 रुपए मिलेंगे, वो ग्राउंड से बाहर चला जाए। फूल मिल गया मतलब तुम्हारा उद्धार हो गया, निकलो यहां से। अब इन्होंने सबसे पहला फूल फेंका। अच्छा अगर बताओ रैंडमली फूल फेंक दे, रैंडमली बस ऐसे फेंक दे बिना टारगेट किए किसी को, तो किसी ना किसी को तो मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। चलो भाई मान लिया इनको मिला, फिर दूसरी बार उसने फिर हवा उछाल दिया, किसी और को मिलेगा, मतलब मिलेगा कंफर्म। तो इसके शुरुआत में फूल फेंकने की टेंडेंसी के आधार पर ये कंफर्म है कि किसी ना किसी के ऊपर तो गिरेगा। क्यों? शुरुआत में लोगों की संख्या ज्यादा है, तो फूल गिरे और कोई किसी के ऊपर गिर जाए, इस एक्टिविटी की संभावना ज्यादा है। ध्यान से सोचो, जैसे जैसे भीड़ खाली होती जाएगी, जैसे जैसे पीपल्स फ्रॉम मिडविल विल स्टार्ट टू डिसअपीयर, जैसे जैसे लोग कम होते जाएंगे, मान लीजिए ऐसे कम होते गए, राइट, मान धीरे करके लोग कम होते चले गए, ऐसे कम होते चले गए। अब बच्चों क्या वही टेंडेंसी फिर से रहेगी? अब इसके फूल रैंडमली फेंकने पर यह ज्यादा संभावना कि फूल बीच में गिर जाए, एक्टिविटी हो ही ना, फूल अनायास बेकार चला जाए। क्यों? क्योंकि सदस्यों की संख्या जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे एक्टिविटी की संभावना घट जाएगी। बस इसी बात को रेडियोएक्टिविटी के नियम में अप्लाई कीजिए और सोचिए ठंडे दिमाग से कि शुरुआत में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो इनके डिके होने के चांसेस, इतने सारे लोगों में कोई तो डिके होगा, चांसेस ज्यादा है। जैसे जैसे संख्या कम होती जाएगी डिके होने के चांसेस कम और कम और कम हो जाएंगे। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं कि रेट ऑफ डिके, पढ़िए क्या लिखा है, dn बाई dt बताता है रेट ऑफ डिके विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी फॉर टाइम, डी मतलब कमी, क्षति, और एन मतलब न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस के सदस्यों में जो आने वाली कमी है, नेगेटिव मतलब कमी, डीएन मतलब थोड़ी थोड़ी कमी, डीटी मतलब समय के साथ साथ। न्यूक्लियस के सदस्यों में समय के साथ साथ आने वाली जो कमी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि अब कितने सदस्य हैं। शुरुआत में सदस्य ज्यादा हैं तो जो एक्टिविटी का रेट है वो तेज है, जैसे जैसे सदस्य कम होते जाएंगे एक्टिविटी का रेट और कम होता जाएगा। सो dn by dt is directly proportional to n. Rate of disintegration, rate of radioactivity, rate of nucleus का डिसे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिमेनिंग लोग ज्यादा होंगे, डीके का रेट तेज रहेगा, जैसे जैसे संख्या कम हो जाएगी डीके रेट कमजोर होता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, यू विल हैव टू ऐड एन कांस्टेंट, सो माइनस ऑफ dn by dt, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ n, राइट। अब इस बात को समझिए, n को नीचे ले आओ, माइनस को उधर ले जाओ, तो बन जाएगा dn अपॉन n। देखिए dn अपॉन n is equal to minus of lambda times of dt. I repeat, dn upon n is equal to minus lambda times of dt. दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कीजिए। जैसे इधर इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के साथ साथ सोचिए बच्चों, मैंने शुरुआत कहां से की थी, टाइम की लिमिट t बराबर 0 से, मान लीजिए टाइम का ऑब्जर्वेशन t बराबर t तक है, और n मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की लिमिट शुरुआत में n नॉट थी और लास्ट में संख्या बचते बचते n बची। हम ऐसा भी कह सकते हैं बेटा कि टाइम की तरफ टाइम की लिमिट और करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस साइड की तरफ न्यूक्लियस की लिमिट। t बराबर 0 पर n बराबर n नॉट है और t बराबर t समय पर n बराबर n है। और जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कीजिएगा बच्चों, आंसर कीजिएगा dn अपॉन n का जो आंसर है वो log n आ जाएगा। dn अपॉन n का आंसर log n आ जाएगा, जिसकी लिमिट बेटा कहां से कहां तक है, n नॉट से n तक है, इज इक्वल टू माइनस बाहर कर दीजिए, लैम्डा बाहर कर दीजिए, dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, लिमिट आएगी 0 से t तक। लिमिट अप्लाई कीजिए और रिजल्ट निकालिए बेटा, लिमिट अप्लाई करके निकालना है, रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, लॉग ऑफ पहले रखो अपर लिमिट, फिर लगाओ माइनस, फिर रखो लोअर लिमिट, तो बन जाएगा लॉग ऑफ n
माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू, इधर आओ बेटा, माइनस का लैम्डा अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, डब्बा बंद। अभी लॉग ऑफ एन माइनस एन नॉट, लॉग का एक रूल है, लॉग में डिफरेंस वाली संख्याओं को डिवीजन में लिखा जा सकता है, तो बन जाएगा लॉग ऑफ एन अपॉन एन नॉट। मैं रिपीट कर दूं, डिफरेंस वाली संख्याओं को डिवीजन में लिखा जा सकता है, सो लॉग ऑफ एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। ऑलराइट, एक काम ये भी कर सकते हैं बच्चों, क्या करें कि हम लॉग का एंटी लॉग लेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये लॉग नेचुरल बेस ई पर है, जैसे लॉग का एंटी लॉग लिया जाएगा, लॉग का एंटी लॉग लोगे तो एन बाई एन नॉट तो स्वतंत्र बच जाएगा, और जो ये ई है ये इसकी पावर का बेस बन जाएगा। हम कह सकते हैं एन बाई एन नॉट इधर ले आओ और लैम्डा टी को इधर ले आओ, तो रिजल्ट क्या बन गया, एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो बन जाएगा एन बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। व्हाट इज एन? एन फॉर रिमेनिंग, एन फॉर रिमेनिंग, शेष बचे हुए, एन नॉट, एन नॉट फॉर इनिशियल, टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, टाइम फॉर एनी टाइम, लैम्डा फॉर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। राइट, किसी के मन में कोई डाउट बेटा? देखो बहुत ध्यान से देखो, सोचो समझो, नया चैप्टर रेडियो एक्टिविटी डन। डन बेटा, किसी के मन में कोई डाउट? देख लो बहुत ध्यान से। अब हम रेडियो एक्टिविटी के बच्चों सारे बेसिक टर्म आपको बता देते हैं, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन, फिर हाफ लाइफ। हालांकि आज के बाद अभी हम लोग को कल भी रेडियो एक्टिविटी ही कंटिन्यू करना है, और आगामी 1-2 दिन में, मतलब कल से परसों के बीच में हम लोग रेडियो एक्टिविटी से भी निजात पा लेंगे। तो अभी मान के चलिए मोटे मोटे तौर पर कि करीब करीब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के मजबूत हिस्से को कवर कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर, न्यूक्लियाई, और आखिरी टॉपिक इसका रेडियो एक्टिविटी। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। आइए आगे चलते हैं बेटा, चले। इसका एक रफ आइडिया आपको दे दें। हर बात को समझाने के 2 तरीके होते हैं, कि जैसे मेरे पास सपोज करो कोई डब्बा है और इसमें ये रेडियो एक्टिव सैंपल भरा है। थोड़ी देर बाद डब्बे को देखा गया तो अमाउंट ऑफ सैंपल में डेप्रिसिएशन आ गया। अमाउंट ऑफ सैंपल प्रीवियस सदस्यों की तुलना में ए की पावर माइनस लैम्डा टी के हिसाब से चलना है। आप इस बात को ऐसे समझते हैं बेटा, समझने का तरीका क्या है कि आप चाहें तो नेगेटिव पावर को उठा के नीचे ला सकते हैं, तो रिमेनिंग नंबर बराबर इनिशियल नंबर अपॉन ई की पावर लैम्डा टी। लॉजिक समझो, टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ई की पावर बढ़ेगी, और ई की पावर बढ़ेगी तो ये नंबर बढ़ेगा, और ये नंबर बढ़ेगा तो रिमेनिंग नंबर घटता जाएगा। आई रिपीट, टाइम बढ़ने के साथ साथ ई की पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के आधार पर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो रिमेनिंग नंबर की संख्या, ये तो कंफर्म है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे डिके होता जाएगा संख्या कम होगी, बट वो कम कैसे होगी? एक्सपोनेंशियल तरीके से कम होगी। मैं आपको एक्सपोनेंशियल डिके दिखा दूं,
ये टाइम एक्सेस है, ये रिमेनिंग एक्सेस है, और डीके के तरीके ये है। ये डीके होने का तरीका है, रेडियो एक्टिव डीके का तरीका है, ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्राफ करेगा। इसे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मत समझिए, पैटर्न एक ही जैसा होता है, बट एक्सपोनेंशियली का मतलब ये होता है। आपको एक बात और हिंट करते हैं, मजे ही बताया बात, कि एक्सपोनेंशियल डीको में ध्यान रखिएगा, इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन, क्या लिखा बेटा, इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन लॉस होगा। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर आपको ये देखने में आया कि पहले 10 मिनट में 50% का नुकसान हुआ है, तो अगले 10 मिनट में भी जो बचा हुआ है उसके 50% का नुकसान होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कोई रेडियो एक्टिव सैंपल, उसके न्यूक्लियस की संख्या 16 है, 16 न्यूक्लियाई, 16 न्यूक्लियाई। 10 मिनट के अंदर ये देखा गया कि डीके करते करते अल्फा बीटा गामा निकालते निकालते आधा बचा, 8 न्यूक्लियाई। तो आप ये मान के चलिए अगले 10 मिनट में जो बचा है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट में अगर इनिशियल का आधा, तो अगले इक्वल टाइम में जैसा हुआ वैसा फिर होगा 8 का आधा, 4 न्यूक्लियाई। कोई मुझसे पूछे अगले 10 मिनट में, हम कहेंगे 4 का आधा। इसे हम कहते हैं इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन लॉस होगा। अब देखिए 16 से 8 बचा 50% का नुकसान, 8 से 4 बचा 50% का नुकसान, 4 से 2 बचा 50% का नुकसान। तो इक्वल टाइम में इक्वल प्रतिशत का नुकसान होता है, इक्वल फ्रैक्शन लॉस होगा। बताओ कोई समस्या? इतनी बात ठीक है? किसी के मन में कोई डाउट? पक्का पक्का? आगे बढ़ जाए। अब हमने 10 मिनट का जानबूझकर इसलिए एग्जांपल लिया 50% डिके होने का, क्योंकि जो 50% डिके कराने वाला अमाउंट होता है उसे ही बच्चों हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहीं पर, कि ऐसे रफ कर दे, किनारे कर दे। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक टर्म है नया आप सबके सीखने के लिए, एंड द टर्म इज हाफ लाइफ। एंड द टर्म इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ कहलाता है कि अगर हम ऐसा कहते हैं, वो टाइम इंटरवल, द टाइम interval in which a substance remains half of the initial. क्या लिखा हुआ है? वो टाइम इंटरवल, द टाइम इंटरवल इन विच सब्सटेंस रिमेन्स हाफ ऑफ द इनिशियल, वो टाइम इंटरवल जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी प्रारंभिक मात्रा का ठीक आधा बचे, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे कि इस प्रोसेस में, इस एग्जांपल में 16 न्यूक्लियाई का 8 हो जाना, 8 का 4 हो जाना, इसमें बराबर टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट। कितना लग रहा है? 10 मिनट। तो 10 मिनट इस सब्सटेंस का हाफ लाइफ होगा। राइट? कोई समस्या? इसे हाफ लाइफ कहते हैं। एक बात छोटी सी और समझा दें आपको बच्चों, इसी के आगे समझ लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर समझाते बेटा। एग्जाम्पल, ऐसा कहते हैं कि एक नोट बना लेते हैं, एक नोट बना लेते हैं। नोट ऐसा है कि किसी सब्सटेंस का रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट की पावर e माइनस लैम्डा। ये बेसिक फार्मूला है, इससे मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। अगर हमें इनिशियल अमाउंट का आइडिया है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का आइडिया है और टाइम का आइडिया है, तो हम ये बता सकते हैं इतने इनिशियल अमाउंट वाला अगर इस रेट से डिके होगा तो इतने टाइम बाद इतना बचेगा। फिर से बोल रहे हैं, इतने इनिशियल अमाउंट वाला अगर इस रेट से डिके होगा तो इतने टाइम के बाद इतना बचेगा। अब इसी बात को अगर हाफ लाइफ के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाए, मैं साफ साफ फिर से लिख दूं, समझाने में थोड़ा गंदा हुआ, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी।
अब बच्चों इस बात को अगर हम हाफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, राइट, अगर इसे हम लोग हाफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, हाफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, इसे अगर हाफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, फार्मूला बचेगा n इज इक्वल टू एन नॉट का हाफ लाइफ टाइम्स, जहां हाफ लाइफ का रिपीटिशन n बार। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए शुरुआत में n नॉट था, एक हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ, एक हाफ लाइफ के बाद एक बार आधा खर्च होने के बाद क्या बचेगा, n नॉट का आधा, एक और बार खर्च होने के बाद आधे का आधा, एक और बार खर्च होने के बाद आधे के आधे का आधा। लॉजिक समझो, पहली बार में हाफ आया, अगली बार में हाफ हाफ दो बार आया, दो बार में हाफ आया, तीसरी बार में हाफ 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 तीन बार आया, चौथी बार में हाफ हाफ चार बार आएगा। तो क्या एनवी बार में हाफ ऑफ एन बार आएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट इनिशियल अमाउंट का हाफ ऑफ एन पावर आएगा। एक और बात समझिए, गिवन टाइम इंटरवल को अगर कैपिटल टी कहा जाए दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ये दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जो किसी भी हाफ लाइफ के क्वेश्चन के लिए बहुत स्पेसिफिकली बनाए गए। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, ये हाफ लाइफ के पॉइंट व्यू से बनाए गए स्पेशल फॉर्मूले। ये बताते क्या है कि अगर हमें सब्सटेंस का रिमेनिंग अमाउंट पता करना है, इनिशियल दिया है, हाफ लाइफ की जानकारी दी गई, वो टाइम दिया है जितने में वो आधा डीके हो जाएगा, कोई टाइम इंटरवल दिया है एंड n इज वेरी स्पेशल नंबर, इट मींस नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, राइट। तो इसको बहुत ध्यान समझ लीजिए, हम किसी भी प्रॉब्लम को इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। छोटा एग्जांपल इससे भी सॉल्व करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट 5 मिनट में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट, फिर इसके बाद की बातें बाद में करेंगे। छोटा सवाल, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। पहले तो बेस बता दें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब स्मॉल एन का महत्व समझ लीजिए। मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव सैंपल की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ को बेटा टी हाफ कहते हैं, वो 2 मिनट है, 2 मिनट है, और आपसे कहा गया इसको 10 मिनट तक ऑब्जर्व करो। टोटल टाइम कितना दिया गया, 10 मिनट। जितने टाइम में आधा बचेगा वो हाफ लाइफ है, और जो आपको टोटल टाइम दिया गया है वो टोटल टाइम दिया है। अब बताओ 10 मिनट में कितनी हाफ लाइफ होगी, तो आपने कहा सर 2-2 मिनट के 5 टुकड़े हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। टोटल टाइम 10 मिनट है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बार ये रिपीट होगा नहीं पता, बट एक हाफ लाइफ 2 मिनट का समय लगेगा, 2 1 के 2, 2 5 10, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ गई, 5। 5 बार हाफ 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 होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा बताओ, अगर 5 बार हाफ 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 होगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट का 5 बार आधा, आधा हाफ का हाफ का हाफ। अब इसे 5 बार लिखना मूर्खता है, हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट और हाफ की पावर n, जहां n नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कि कितना आया था 5। ये बात लिख लो या एक ही बात लिख लो, कोई समस्या? पक्का? रफ कर दें? रफ क्या करना, आगे बढ़ जाएं। अब एक सवाल समझिए, मान लीजिए मुझसे कोई कहते एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत प्यारा एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे कोई कह दे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऐसे लिख दें हम, इन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इनिशियल अमाउंट दिया गया है, मान लीजिए 16 ग्राम। बहुत प्यारा सवाल, बहुत आसान, और हमसे यह भी कहा गया है इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 डेज है। कितनी हाफ लाइफ, 2 दिन। ये बताओ अगर टोटल टाइम आपको
8 दिन दिया जाए। तुमसे पूछ रहा है अगर 2 दिन में आधा बचता है तो 8 दिनों बाद कितना बचेगा? 2 दिन में आधा बचता है, 8 दिन बाद अगर इक्वल आधा आधा होता चला जाए कितना बचेगा बता देना। अरे टोटल टाइम 8 दिन है, उसमें से एक बार अधियाने में आधा होने 2 दिन लगेंगे। बताओ 8 दिन में कैसा होगा? तुम तो इसको पहले सिंपली कर लेंगे कि सबसे पहले बताओ 2 दिन के पहले इंटरवल में इसका आधा कितने ग्राम? 8 ग्राम। फिर अगले दिन में जो बचा उसका आधा, अगले 2 दिन में उसका आधा 4 ग्राम। फिर अगले 2 दिन मिलेंगे उसका आधा 2 ग्राम। और फिर जो अगले 2 दिन बचेंगे उसमें उसका आधा अर्थात 1 ग्राम। प्रोसेस पकड़ में आया? पहले 2 दिन में 16 से 8, अगले 2 दिन में 8 से 4, अगले 2 दिन में 4 से 2, अगले 2 दिन में 2 से 1। ध्यान से गिनो 2 4 6 8, 8 दिन कंप्लीट हो गए। हर 2 दिन में आधे का आधा का आधा का आधा। राइट, एक और तरीका इसी बात को सॉल्व करने, वी हैव अनदर मेथड, बस ये भी सिखा दें। ये इसका मेथड संख्या 1 है। अब याद करो बच्चों, भी तुमने ताजा फार्मूला सीखा है। फार्मूला क्या सीखा है कि पहले टोटल टाइम हाफ लाइफ की वजह से कितनी बार ऐसा रिपीट होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लो और फिर फार्मूला इस्तेमाल करो, रिमेनिंग बराबर इनिशियल की हाफ पावर n। आओ जुगाड़ समझिए। वी आर गोइंग टू डेवलप मेथड संख्या 2, मेथड संख्या 2। आओ देखो दिखाते हैं मेथड संख्या 2 का तरीका क्या है। बहुत ध्यान से ध्यान से ध्यान से आओ जुगाड़ समझिए। मेथड संख्या 2 क्या कहती है, बहुत ध्यान समझना बच्चों। 2 कहता है पहले टोटल टाइम बराबर n टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ये भी जुगाड़ देखिए कितना बढ़िया। टोटल टाइम 8 दिन, नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं पता, एक हाफ लाइफ कितने की है? 2 दिन की, 2 से काटो 4 आया, n बराबर 4। दूसरा फार्मूला तुरंत इस्तेमाल करो, n बराबर इनिशियल का यानी n नॉट हाफ पावर n। n नॉट मतलब इनिशियल 16 ग्राम, डब्बे के अंदर हाफ, पावर कितनी? 4, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 4 का मतलब 1 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 16 कैंसिल, आंसर 1 ग्राम। चाहे जिससे लगा लो, चाहे इस मेथड से लगा लो 1 ग्राम आएगा और चाहे तो रेगुलर लॉजिकली घटा के देखो 1 ग्राम आएगा। एक आखिरी बात और समझ लो बच्चों, बहुत प्यारी सी है, वो कुछ ऐसी है कि बस इसका ग्राफ बना दो मेरे साथ, मजा आ जाए। ग्राफ बनता है 2 एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने वेरिएबल की तरह इस्तेमाल किया और वाई एक्सिस हमने डिपेंडेंट की तरह इस्तेमाल किया। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, राइट, और वाई एक्सिस पर हम लोग रिमेनिंग अमाउंट लेंगे। क्या लेंगे बेटा? रिमेनिंग अमाउंट, राइट। अब जरा देखो टाइम फटफट लिखते जाओ। कै दिन है? 8 दिन। तो लिखो बेटा 2 दिन, 2 डेज, 4 डेज, 6 डेज, 8 डेज। अब आओ सब्सटेंस की बात करते हैं। 16 शुरुआत करना, सोच समझ के अदा करना स्केल के हिसाब से। अगर ये 16 है बेटा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, थोड़ा इधर लिखना चाहिए। अगर ये 16 ग्राम है तो इसके ठीक आधे पर 8 ग्राम होगा, इसके ठीक आधे पर 4 ग्राम, के ठीक आधे पर 2 ग्राम, के ठीक आधे पर 1 ग्राम, राइट। अब स्केल देखिए कितनी प्यारी, रूलर इस्तेमाल करते हैं, नहीं शेप इस्तेमाल करते हैं, डंडी इस्तेमाल करें। देखना बेटा, एक डंडी ये 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 राइट। अब डेज की डंडी ये, अरे मजा आ जाएगा देखते ना, ये अब जरा कटिंग मिलाओ, कहां पे कटिंग आई देखते चलना बहुत ध्यान से। कटिंग मिलाना। ये बताओ 2 दिन पहले बताओ शुरुआत में कितना था? शुरुआत में 16 ग्राम, पहला पॉइंट ये बता। डेज के नाम पर 16 ग्राम, शुरुआत में इनिशियली 16 ग्राम था। अच्छा 2 दिन बाद कितना बचा? तो 2 दिन के बाद ये 8 ग्राम बचा। तो 2 दिन के बाद ये 16 घट के कहां गया? 8 पर। 2 दिन बाद 8 ग्राम, तो 8 के सामने जाइए और 2 के ऊपर जाइए,
2 के ऊपर दूसरे दिन पर 8 ग्राम। इधर देखो चौथे दिन के बाद 4 ग्राम, 2 2 4 दिन के बाद 4 ग्राम, 6 दिन के बाद 2 ग्राम, 6 दिन के बाद 2 ग्राम के लेवल पर आ जाएगा, 6 दिन 2 ग्राम, 8 दिन के बाद 1 ग्राम। राइट। अब अगर सारे पॉइंट्स को असेंबल किया जाए तो जानकर आश्चर्य होगा, अगर सारे पॉइंट असेंबल करोगे ऐसा ग्राफ बनेगा। बच्चों ये एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है, मैं आपको याद दिला दूं, इट इज अ ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। ये एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है जिसका रिजल्ट हम लोगों ने शुरुआत में लिख लिया था, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। राइट, ये कोई नया ग्राफ नहीं है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, मैंने पहले भी ऐसे बनाया था और फिर मिला दिया, फिर भी ऐसा ग्राफ था, बस ये स्केल पर है, वो विदाउट स्केल। क्लियर हुआ बेटा? तो एक बार मैं फिर से सारी बातें एक बार अच्छे से रिकॉल करा दूं ताकि आपका क्विक रिव्यू हो जाए और अच्छे से इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा। कल इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार फटाफट देखो जरा, जल्दी से देखिए शुरुआत से। बच्चों बहुत ध्यान समझो, ये आपका पहला पन्ना है जिसमें हम लोगों ने पढ़ना क्या है। तो मुझे लगा शायद इसके पहले भी एक पेज होना चाहिए। जी हाँ, समझिए, हम सबसे पहले ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को डिफाइन वगैरह कर रहे थे। यहाँ देखो, यहाँ से आओ, यहाँ आओ। न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के 2 आधार हैं। कौन कौन सा आधार बेटा? एक एनर्जी बेसिस पर है, बाइंडिंग एनर्जी बेसिस पर, और दूसरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच के इंटरेक्शन पर है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सदस्यों की संख्या बैलेंस होगी, वो अल्फा बीटा गामा प्रकार के पार्टिकल्स का एमिशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। एमिशन के दौरान अल्फा पार्टिकल के कैरेक्टर्स ये दिए गए हैं, बीटा के ये दिए गए हैं, गामा के दिए गए हैं। अल्फा कैरेक्टर कल देखेंगे सवालों में कि अल्फा पार्टिकल के एमिशन में एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, मास नंबर में 4 की कमी। बीटा पार्टिकल के मिशन में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और गामा पार्टिकल के मिशन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आता है। गामा पार्टिकल सबसे तेज तर्राट, पेनिट्रेशन पावर सबसे अच्छी, बट आयनाइजेशन सबसे कमजोर। अल्फा पार्टिकल मोटे तगड़े, रफ्तार सबसे धीमी, पेनिट्रेशन बहुत झंडू, बट उनका आयनाइजेशन पावर सबसे स्ट्रॉन्ग। स्पीड के मामले में गामा सबसे तेज है, स्पीड लाइट के करीब, ये स्पीड लाइट से थोड़ी सी कमजोर, ये लाइट से बहुत कमजोर। राइट, आ जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटा। किसी भी सबस्टेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं, आइए इस पॉइंट पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। किसी भी सबस्टेंस के रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का तरीका क्या है कि समय बढ़ने के साथ साथ अमाउंट कम होता चला जाएगा, उसके डिके होने का रेट रेडियोएक्टिविटी लॉ के हिसाब से गवर्न हो जाता है। लॉ कहता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। न्यूक्लियस के क्षय होने की जो दर है वो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करती है। अगर रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा है तो डिके रेट अच्छा होगा, कमजोर है तो डिके रेट कमजोर होगा। अल्टीमेट जो उसका रिजल्ट आया दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। n रिमेनिंग नंबर है, n नॉट इनिशियल नंबर है, e की पावर माइनस लैम्डा t में लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और t एनी टाइम है। मैंने इस बात को पढ़ के बताया कि इनिशियल नंबर n नॉट वाला न्यूक्लियाई अगर लैम्डा के रेट से t टाइम तक डिसइंटीग्रेट हो तो रिमेनिंग की संख्या n बचेगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट करवा जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए तो इस बात को समझे, हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि 16 से 8, 8 से 4 इक्वल आधा होने में जो समय लगता है उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल डिके के हिसाब से अगर डिके हो, मतलब अगर फार्मूले को n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t के हिसाब से फॉलो किया जाए तो e की पावर लैम्डा t एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कहता है कि टाइम के साथ साथ अगर सब्सटेंस का रेडियो एक्टिव डिके एक्सपोनेंशियल हो तो इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज लॉस होगा। ये बात इतनी भी सत्य है कि अगर 10 मिनट में 30% लॉस हुआ है तो नेक्स्ट 10 मिनट में जो बचा है उसका फिर 30% लॉस होगा। राइट, इसके बाद हाफ लाइफ को हम लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू से 2 फार्मूले लिखे थे, n बराबर n नॉट हाफ की पावर n और t बराबर nt हाफ।